हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट है काइनेमेटिक्स और चैप्टर है मोशन इन ए प्लेन। इसमें सबसे पहली बात स्टार्ट कर रहे हैं कि जो क्वांटिटीज़ होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। देखिए क्या होती हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। सबसे पहली बात आती है स्केलर क्वांटिटी की। स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू along with यूनिट, ये चाहिए होता है। और ये रिक्वायर्ड होता है और नो नीड ऑफ डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होता है, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू अलॉन्ग विद यूनिट, और डायरेक्शन की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप देखिए एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए कि मास, एक बॉडी का मास है 5 किलोग्राम, तो 5 न्यूमेरिकल वैल्यू और किलोग्राम यूनिट। टाइम मैं आपसे 7 मिनट, तो 7 न्यूमेरिकल वैल्यू, मिनट यूनिट। मैं आपसे कहूँ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 न्यूमेरिकल वैल्यू, मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट। फिर मैं आपसे कहूँ एरिया 500 मीटर स्क्वायर, तो 500 न्यूमेरिकल वैल्यू, मीटर स्क्वायर यूनिट। वॉल्यूम ऐसे ही वॉल्यूम है, डेंसिटी है, डिस्टेंस है या लेंथ है, वर्क है, एनर्जी है। तो बहुत सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिनको हम स्केलर क्वांटिटी कह सकते हैं। फिर आता है वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटीज़ कहें या सिर्फ वेक्टर कहें एक ही बात है। यहाँ पर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन रिक्वायर्ड होता है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड होता है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन बोथ, ये चाहिए आपको। इसका मतलब इसमें क्या होगा, इसमें होगा न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट और प्लस डायरेक्शन, ये होगा। बात ये आती है कि जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं इनकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है। तो ज़रूरत इसलिए पड़ रही है, आपको याद होगा कि मोशन इन वन डायमेंशन, इसमें केवल 2 डायरेक्शन थी। इसमें एक था ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ये नेगेटिव डायरेक्शन। तो या तो बॉडी मूव करती थी इस तरफ या इस तरफ। अगर मूव करती थी इस तरफ तो प्लस का, मूव करती थी इस तरफ तो माइनस का डिस्प्लेसमेंट। अगर इधर मूव कर रही है तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, इधर तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ही वेलोसिटीज़ की बात हम करते थे कि अगर जो डिस्प्लेसमेंट है अगर वो बढ़ता जा रहा है, अगर वो हो रहा है अलॉन्ग प्लस एक्स एक्सिस तो वेलोसिटी पॉजिटिव, अगर हो रहा है अलॉन्ग माइनस एक्स एक्सिस तो वेलोसिटी नेगेटिव। ऐसे ही एक्सेलरेशन या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर वेलोसिटी बढ़ती जा रही है इस डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, और कम होती जा रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। अगर इस तरफ वेलोसिटी बढ़ती जा रही है तो आप जानते हैं रिटार्डेशन, और इधर कम होती जा रही है तो फिर वो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो ये सब बातें आप लोग समझ चुके हैं पहले ही।
प्रीवियस चैप्टर में। ओके, यहाँ पर पहले बात ये आती है कि हम लोगों को जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं उसकी नीड क्यों पड़ रही है। इसकी वजह ये है, हमारे पास जो वन डायमेंशनल मोशन था, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, तो वहाँ पर केवल दो ही पॉसिबिलिटीज़ थी, या तो प्लस एक्स या माइनस एक्स, या प्लस वाई या माइनस वाई, या प्लस जेड या माइनस जेड। लेकिन अगर कोई भी बॉडी का मोशन एक प्लेन में हो रहा है, ठीक है, जैसे कि बॉडी यहाँ से चली यहाँ पहुँच गई, फिर यहाँ से चली यहाँ पहुँच गई, यहाँ से चली यहाँ पहुँच गई, यहाँ से चली यहाँ पहुँच गई, तो मोशन इन ए प्लेन। ओके, ऐसे ही मोशन इन स्पेस, अगर बॉडी यहाँ से चली यहाँ से चली और यहाँ कहीं पहुँच गई, तो ये मोशन इन स्पेस। तो इसमें हम लोग ये करते हैं कि पूरे मोशन में आप ये देखते हैं कि जो फाइनल पोजीशन होगी बॉडी की वो लगातार चेंज होती रहेगी, और इसलिए इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ज्वाइन करना पड़ेगा आप लोगों को। डिस्प्लेसमेंट के लिए पढ़ा चुका हूँ प्रीवियस चैप्टर में आप लोगों को, और जो डायरेक्शन होगी वो होगी फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। इसलिए हम लोगों को केवल एक कोई पर्टिकुलर एक्सिस या कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, बॉडी कहीं भी जा सकती है, इसलिए केवल डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं है। वेलोसिटी में, एक्सेलरेशन में जब मोशन इन ए प्लेन होता है या मोशन इन ए स्पेस होता है तो केवल प्लस माइनस से हमारा काम चलेगा नहीं, इसलिए हम लोगों को ज़रूरत पड़ रही है वेक्टर को। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड होती है, इसलिए ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों को मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड होता है, उन्हें हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास हैं, समझिए एग्जाम्पल्स के बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए डिस्प्लेसमेंट, मैंने कहा कि 5 मीटर अलोंग ईस्ट, तो इसका मतलब कि जो बॉडी थी वो डिस्प्लेस हुई 5 मीटर, और किस तरफ, अगर मैं आपसे कहूँ 5 मीटर ये हो गई तो गलत हो जाएगा ना। अगर आप डायरेक्शन मानेंगे, डायरेक्शन तो आपको याद होगी ना कैसे मानते हैं, डायरेक्शन की बात आपको ध्यान होगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इस तरह से मानते हैं, ठीक है भाई, ये आप माना करते हैं। तो फिर मैं आपसे कहूँ कि भाई 5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, और आपने बना दिया ऐसे तो गलत हो जाएगा ना, तो 5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट ये बनाना चाहिए आप लोगों को। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह से मैं आपसे कहूँ कि फोर्स 50 न्यूटन नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट कौन सा डायरेक्शन, ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में ये। मैं आपसे कहूँ कि वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर अपवर्ड डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन ये होगी। मैं आपसे कहूँ एक्सेलरेशन हम आपसे कहें कि एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब आप लोग पढ़ेंगे आगे। तो ये सब चीज़ें जो होंगी, इस तरह की बहुत सारी क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे आप लोग, ये आती हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ के एग्जाम्पल हैं ये सब, और ये आपको पता होना चाहिए कि ये वेक्टर क्वांटिटीज़ क्यों हैं, ठीक है ना। जो स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर में जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होता है, वेक्टर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रिक्वायर्ड होती हैं। इसलिए अगर कहीं पर सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो स्केलर क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो फिर स्केलर क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो भी चेंज होगी,
अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तब भी चेंज होगी। बात समझ में आ रही है? मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और डायरेक्शन कांस्टेंट है तो चेंज हो रही है। अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज हो रही है तो चेंज हो रहा है। अगर डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो चेंज हो रही है। अगर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहे हैं तब भी चेंज हो रही है। तो ये फ़र्क होता है स्केलर और वेक्टर में। और एक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है कि जो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं वो ऑर्डिनरी लॉज ऑफ अलजेब्रा से ऐड की जा सकती हैं, लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटीज़ है उनको हम लोग उन लॉज से ऐड नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन चाहिए होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। आप लिखेंगे कि स्केलर क्वांटिटीज़ कैन बी एडेड बाय यूजिंग ऑर्डिनरी algebraic laws, while vector quantities can be added by using vector laws of addition। ये एक और बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। फिर है नेक्स्ट टॉपिक कि हम लोग किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। देखिए किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहला काम ये है कि आप लोग पहले डायरेक्शन बनाते हैं। ये जिस तरह की डायरेक्शन रिक्वायर्ड होती हैं वो आप लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें जो लेंथ ऑफ द एरो होता है वो उस वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, और जो एरो की डायरेक्शन होती है, जो डायरेक्शन ऑफ एरो हेड होता है वो रिप्रेजेंट करता है उसकी डायरेक्शन को। ओके, कुछ एग्जांपल से मैं आपको बता रहा हूँ। एक प्रॉपर स्केल मान के हम लोग ड्रॉ करते हैं, क्योंकि मान लीजिए मैं आपसे कहूँ 1000 मीटर पर सेकंड, तो 1000 तो यहाँ पर 1000 सेंटीमीटर तो यहाँ पर आप ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। एक ऐसा प्रॉपर स्केल मानना चाहिए जो आप कॉपी में ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप देखिए हम लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में कि किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक वेक्टर क्वांटिटी को। आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, कुछ एग्जाम्पल से रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर d इज इक्वल टू 500 मीटर ईस्ट, ये है सिंपल एग्जाम्पल। तो पहले आप लोग स्केल मानेंगे यहाँ पर एक ऐसा जो कॉपी में आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। तो आप देखिए लिखा है 500 मीटर लिखा हुआ, तो आप लिखेंगे लेट 100 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इट इम्प्लाइज दैट 500 कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा किस तरफ है, टूवर्ड्स ईस्ट। तो पहले आप लोग यहाँ पर डायरेक्शन बना लेंगे। ये डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये हो जाएगा। फिर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन की लेंथ कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। ये 1 2 3 4 और 5, ये देखिए 1 2 3 4 5 हो गया 5। स्केल से ड्रॉ करेंगे और डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट। तो ये हो जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर d इज इक्वल टू 500 मीटर, ये हो जाएगा। ये वो एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल 2 देखिए, मैं आपसे कहूँ वेलोसिटी
वेलोसिटी, वन 1200 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो आप देखिए फिर से आप पहले डायरेक्शन बनाएंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये डायरेक्शन होगी, और नॉर्थ ईस्ट मतलब ये होगा नॉर्थ ईस्ट। कितना एंगल बनेगा 45, ये जो एंगल होगा ये होगा 45, दोनों तरफ से 45, नॉर्थ और ईस्ट के ठीक बीच में है, इसलिए ठीक बीच में जो एंगल बनेगा 45 यहाँ से ईस्ट से, 45 नॉर्थ से, ये बनेगा। अब आप लोग स्केल ड्रॉ करेंगे, कि स्केल मान लेंगे, आप लिखेंगे देखिए 1200, तो आप लिखेंगे कि स्केल ड्रॉ करने के लिए आप लिखेंगे लेट, एक स्केल एज्यूम करेंगे लेट कि 200 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, इसलिए 1200 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब आप लोग ये इस डायरेक्शन है, यहाँ पर से 45 का आप एंगल बनाएंगे, पहले यहाँ पर आप एक एंगल ड्रॉ करेंगे 45 डिग्री का, ये ठीक है। और फिर इसमें से कितना कट करेंगे 6 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा। एरो लगा देंगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ये, तो ये जो आएगा ये आएगा वी वेक्टर। किसी भी वेक्टर को अल्फ़ाबेट के ऊपर हम लोग एक वेक्टर लगा रिप्रेजेंट करते हैं, एक एरो का साइन लगा रिप्रेजेंट करते हैं, तो वेक्टर वी इज इक्वल टू हो जाएगा कितना भाई 1200 किलोमीटर पर आवर, 1200 किलोमीटर पर आवर, और डायरेक्शन तो आपको नज़र आ ही रही है, ये डायरेक्शन है। अब आप देखिए, मैं आपसे कहूँ एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, कि आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सपोज दिस इज 9.8 स्मॉल जी मान रहा हूँ, स्मॉल जी और ये वेक्टर क्वांटिटी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा। किस तरफ होती है पता है आप लोगों को, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुआ करती है, तो ये होती है डाउनवर्ड। अब ये तो आप ड्रॉ कर सकते हैं, आप स्केल मानेंगे और डायरेक्शन मानेंगे। अब डायरेक्शन आपको ऐसे माननी पड़ेगी, कैसे, इस प्लेन में डायरेक्शन मानेंगे आप लोग, वो ऐसे मानिएगा, ये प्लेन है, इसको आपने ऐसे कर दिया, तो आप देखिए ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया डाउन, और ये हो गया अप, ठीक है ना, ये हो गया अप, ये डायरेक्शन। अब स्केल मान लीजिए कि लेट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू 9.8 सेंटीमीटर। स्केल से लाइन ड्रॉ करिए 9.8 सेंटीमीटर लेंथ की, ये एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसकी लेंथ कितनी होगी, ये होगी 9.8 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होगी, तो ये रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये एक्सेलरेशन होगा। इस तरह से हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बाकी हम लोग ड्रॉ करते रहेंगे जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी। फ़िलहाल मेथड ये है, आप देख रहे हैं किसी भी वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पर जो लेंथ ऑफ द एरो है ये इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, और जो डायरेक्शन है इसकी ये उस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है जो आपने यहाँ पर ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है कि किस तरह से आप लोगों को डायरेक्शन
लेना है, और जो स्केल यहाँ पर आपने माना है वो स्केल भी यहाँ पर लिख दिया गया है, ठीक है ना। फिर आते हैं पोलर एंड एक्सियल वेक्टर्स। क्या होते हैं समझिए। पोलर एंड एक्सियल वेक्टर्स। पहला है पोलर वेक्टर्स। आप देखिए कि ऐसे वेक्टर जिनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है। क्या मतलब हुआ? द वेक्टर्स which have a starting point or point of application are called polar vectors. For example, displacement, velocity, acceleration, force, ये जितने भी वेक्टर हैं ये सारे पोलर वेक्टर्स हैं। फिर आते हैं एक्सियल वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर्स जो रोटेशनल इफेक्ट रखते हैं और राइट हैंड स्क्रू रूल के अकॉर्डिंग किसी भी एक्सिस के अलोंग माने जाते हैं, जैसे कि एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, ये जो या टॉर्क, ये सब जो हैं ये एग्जाम्पल हैं एक्सियल वेक्टर्स के। द वेक्टर्स which have rotational effect and act along the axis according to right hand screw rule are called axial vectors. For example, torque, angular velocity, angular acceleration, ये इसके एग्जाम्पल हैं। जैसे आप ये मानिए कि अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। अब इस प्लेन में जो एक्स वाई प्लेन है, ये वाला प्लेन, इसमें ये कोई पार्टिकल ऐसे मैंने यहाँ रखा और इसको ऐसे घुमाया, ये तो आप देखिए थंब की डायरेक्शन कौन सी है, ये। तो अगर रोटेशन ये है तो जो इसका एक्सियल वेक्टर होगा राइट हैंड स्क्रू रूल के अकॉर्डिंग वो इस डायरेक्शन में होगा। और अगर ये जो रोटेशन है ये इसका अपोजिट डायरेक्शन में है, ये, तो आप देखेंगे
ये इस डायरेक्शन में होगा। तो पढ़ेंगे आप लोग, पूरा चैप्टर है इसके बारे में। एंगुलर मोमेंटम है या एंगुलर वेलोसिटी है या टॉर्क है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हुआ करती हैं और किस तरह से इनका रिप्रेजेंटेशन होता है ये मैं आपको बताऊंगा। और ये जो कैटेगरी है ये है एक्सियल वेक्टर्स की कैटेगरी। ओके, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वेक्टर अलजेब्रा में। सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, सम important definitions in vector algebra। इन डेफिनेशन में कुछ ऐसे वेक्टर्स हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जिनके बारे में जैसे मैं लिखूँगा कि जीरो वेक्टर क्या होता है या यूनिट वेक्टर क्या होता है या इक्वल वेक्टर कौन से होते हैं या अपोजिट वेक्टर कौन से होते हैं, तो आप समझ जाएंगे यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी होगी उसके अकॉर्डिंग। आप देखिए कि पहली बात आती है इसमें इक्वल वेक्टर्स। आप ये देखिए कि बहुत सारे वेक्टर्स हैं यहाँ पर। एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ठीक है, एक वेक्टर ये है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, ये है। मान लीजिए कि ये वेक्टर है वेक्टर ए, ये वेक्टर है वेक्टर बी, ये वेक्टर है वेक्टर सी, ये है वेक्टर डी और ये है वेक्टर ई। अब आप देख रहे हैं कि जितने ही वेक्टर्स मैंने बनाए हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, वेक्टर ई, इन सब के जो मैग्नीट्यूड हैं ये इक्वल हैं, लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन भी सेम होती है और मैग्नीट्यूड भी सेम होता है वो होते हैं इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। कौन कौन से सेम वेक्टर्स हैं, इक्वल वेक्टर्स हैं? देखिए, आप देखिए ए सी डी, इनको ऐसे लिखते हैं वेक्टर ए, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी आर इक्वल वेक्टर्स। कैसे लिखते हैं इनको? जो इक्वल होते हैं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर डी। ऐसे आप देखिए बी और ई, इनका भी सेम डायरेक्शन और सेम मैग्नीट्यूड है। आप लिखेंगे सिमिलरली वेक्टर बी एंड वेक्टर ई आर इक्वल वेक्टर्स। ये हो गया, इसका मतलब कि वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ई। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी वेक्टर को, अगर आपके पास एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर को कितना भी आगे पीछे या लेफ़्ट राइट किधर भी आप खिसका दें तो फिर उसका जो उसकी वैल्यू है उस वेक्टर क्वांटिटी की, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। इफ़ ए वेक्टर is displaced parallel to itself, it remains same। उसमें कोई चेंज नहीं होता। उसके देखिए, ये हो गया इक्वल वेक्टर। फिर हम आते हैं
अपोजिट वेक्टर या अपोजिट ऑफ वेक्टर एक ही बात है। हम कहें अपोजिट वेक्टर या अपोजिट ऑफ ए वेक्टर या नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर एक ही बात है। अपोजिट वेक्टर और नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर ये एक ही बात होती है। जो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है वो होते हैं अपोजिट वेक्टर्स। आप देखिए, आप लिखेंगे हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शंस, ये होते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी इनके मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो आप लिखेंगे कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर अपोजिट वेक्टर्स। सो क्या लिखेंगे कि वेक्टर ए इज़ नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी। ये तरीका हुआ। बात है, देखिए दोनों बातें अपोजिट वेक्टर है, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी अपोजिट वेक्टर हैं। या आप देखिए वेक्टर ए इज़ नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी। आपने सिमिलरली जो वेक्टर बी होगा वो नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए होगा। ओके, वेक्टर ए और वेक्टर ई ये अपोजिट वेक्टर्स हैं इसलिए, एंड वेक्टर ए इज़ नेगेटिव ऑफ वेक्टर ई या वेक्टर ई इज़ नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए। ऐसे ही वेक्टर सी नेगेटिव वेक्टर बी के हैं, वेक्टर सी इज़ नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी या वेक्टर बी इज़ नेगेटिव ऑफ वेक्टर सी। ये आप कह सकते हैं वेक्टर डी और वेक्टर ई अपोजिट वेक्टर्स हैं, वेक्टर डी इज़ नेगेटिव ऑफ वेक्टर ई या वेक्टर ई इज़ नेगेटिव ऑफ वेक्टर डी। इस तरह के बहुत सारे पेयर्स यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं जिससे आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर आता है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। लेंथ ऑफ ए वेक्टर ये या मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर वो होता है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। आप लिखेंगे कि लेंथ और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। ओके, जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये है, सपोज ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, ये लिखा है। आप जानते हैं लिखा हुआ है ये कि वेक्टर D इज इक्वल टू 500 मीटर और डायरेक्शन कौन सी है इसकी, टुवर्ड्स ईस्ट। ये तो आपको ईस्ट वेस्ट से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ इसके मॉड से मतलब है, मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो आप लिखेंगे कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर D, मॉडुलस ऑफ वेक्टर D, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, ये मॉड, इसको इस तरह से मॉड बनाते हैं, बीच में वेक्टर लिखते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर D कितना होगा, ये सिंपली D लिखिए बिना वेक्टर के, या यहाँ पर आप देखिए कितना हुआ ये 500 मीटर। तो ऐसे ही कहीं पर लिखना हो किसी वेक्टर का, जैसे कि वेक्टर A का लिखना हो कहीं पर, तो आप लिखेंगे फॉर एग्जांपल कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर A, तो लिखते हैं मॉड ऑफ वेक्टर A
और सिंपली इसको ए लिख देते हैं बिना इसके ऊपर वेक्टर लगाए हुए। नेक्स्ट है देखिए फिक्स्ड वेक्टर। समझिए, सिर्फ समझने की बात है। फिक्स्ड वेक्टर और लोकलाइज्ड वेक्टर। फिक्स्ड वेक्टर और लोकलाइज्ड वेक्टर। फिक्स्ड वेक्टर और लोकलाइज्ड वेक्टर ये एक ही बात है। कोई भी एक ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है उसको हम फिक्स्ड वेक्टर या लोकलाइज्ड वेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल पोजीशन वेक्टर। आप देखिए कि अगर किसी भी रेफरेंस फ्रेम में मोशन ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो जो ओरिजिन है वो उसका फिक्स पॉइंट है, या अगर मान लीजिए किसी और भी पॉइंट से अगर स्टार्ट हो रहा है तो क्योंकि मोशन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट होगा इसलिए जो पोजीशन वेक्टर होगा या इस टाइप कोई वेक्टर होगा जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स है उसको हम फिक्स्ड वेक्टर या लोकलाइज्ड वेक्टर कहते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर उसका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं है, अगर उसका इनिशियल पॉइंट अगर फिक्स नहीं है तो फिर उसको हम लोग फ्री वेक्टर या अनलोकलाइज्ड वेक्टर कहते हैं। यहाँ पर मैंने बताइए फॉर एग्जांपल पोजीशन वेक्टर। फिर मैंने आपसे कहा कि फ्री वेक्टर और अनलोकलाइज्ड वेक्टर। जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि अगर कोई बॉडी है और उसकी वेलोसिटी किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है तो उसका जो इनिशियल पॉइंट है कि वेलोसिटी तो ऐसे है ना, ये ठीक है ना, तो आप वेलोसिटी वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरह से, तो उसका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं है क्योंकि डायरेक्शन का है कि ये पोजीशन डायरेक्शन नहीं है, ये है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, उसका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं है, इसलिए ये फ्री वेक्टर होगा या अनलोकलाइज्ड वेक्टर होगा। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वेक्टर का वो समझिए, यह है कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर मतलब ये होता है कि जो एक लाइन में हो, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर ये दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ये पैरेलल वेक्टर्स तो हैं और एक ही लाइन में हैं। अगर आप इसको यूज़ करें इस कॉन्सेप्ट को कि अगर हम लोग किसी वेक्टर को इफ़ ए वेक्टर इज़ डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ इट रिमेन्स सेम, इस कॉन्सेप्ट से अगर आप आ जाएं तो अगर मैं इस वेक्टर बी को इसके पैरेलल किसका यहाँ पर ले आऊँ तो आप देखेंगे कि ये वेक्टर ए होगा, ये होगा वेक्टर ए और ये होगा वेक्टर बी, तो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तो ये पैरेलल वेक्टर्स जो होते हैं वो भी कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं। अगर हम लोग बात करें कि भाई ये वेक्टर ए है ये और ये वेक्टर बी है तो ये भी कोलिनियर वेक्टर्स हैं, लेकिन अगर आप किसको यहाँ पर ले आएंगे तो आप देखेंगे वेक्टर ए ये रह जाएगा और वेक्टर बी ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स होते हैं वो भी कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं। आप देख रहे हैं कि ये पैरेलल वेक्टर्स हैं, पैरेलल वेक्टर्स, और ये जो है ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर्स ये, तो ये कोलिनियर वेक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद देखिए कोप्लेनर वेक्टर्स, आसान सी बात है, कोप्लेनर। कोप्लेनर
वेक्टर्स। नाम से पता लग रहा है कोप्लेनर, जो एक ही प्लेन में लाई करते हों वो कोप्लेनर वेक्टर्स होते हैं। बहुत सारे वेक्टर्स मैं यहाँ पर बना दूँ तो होंगे तो इसी बोर्ड के प्लेन में, तो वो कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे। इसके सामने ये या इस वॉल पे लिख दूँ, जितने वेक्टर बना दूँ कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे। तो ऐसे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में लाई करते हों वो कोप्लेनर वेक्टर्स होते हैं। या तो एक्स वाई प्लेन में लाई करते हों, या वाई जेड प्लेन में लाई करते हों, या जेड एक्स प्लेन में लाई करते हों, या किसी और प्लेन में लाई करते हो। आपने ऐसे ही प्लेन ड्रॉ कर रखा है, एक वॉल ऐसे बना रखी टेढ़ी टेढ़ी है, अब इस पर अगर लाई करते हैं तो वो कोप्लेनर वेक्टर्स हो जाएंगे। ओके, फिर आता है को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर देखिए, को इनिशियल वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है। जैसे कि मैं आप देखें कि स्पेस में भी हो सकते हैं वेक्टर। अगर एक वेक्टर ये यहाँ पर से एक वेक्टर स्टार्ट हुआ, ये वेक्टर है वेक्टर ए, ये दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, ये तीसरा वेक्टर है वेक्टर सी। तो आप देख रहे हैं इनका जो इनिशियल पॉइंट है आई, ये तो सेम है। तो ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है, द वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, इनको हम लोग को इनिशियल वेक्टर्स कहते हैं। तो ये सारे वेक्टर्स आप समझिए, और जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।